बीजेपी तो मास्टर स्ट्रोक खेल गई थी। सुनिए राजा जी, झूठ की राजनीति मत कीजिए। आप एक भी सीट इसलिए नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एमएसपी की बात की थी। मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ भाई, सुनिए आएंगे। अजय जी बोल रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए सुनिए, 27 एक क्या वो मिले क्या? तो अजय जी आप सुन लीजिए, ठीक है, आप सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी इधर बातें करते, मैं आ रहा हूँ। एक कमेंट सिद्धार्थ जी का लेने दीजिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी बोला था, उसमें से आधे से ज्यादा योजनाएं पाइपलाइन में है। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, लाडली बहनों के 20 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। जो नई लाडली बहनें हैं उनको उसमें एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा है, और बैठ के एक नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि हम है ना पूरी मध्य प्रदेश के अंदर, आज मध्य प्रदेश के ऊपर 375 करोड़ का कर्जा है। 3 लाख से लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। और अभी जो बजट है 4.5 लाख करोड़ का अंतरिम बजट आया, पेश कर रहे हैं, और अभी मध्य प्रदेश के पास पैसा नहीं है, तो आप योजनाएं कहां से पूरी करेंगे? केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। ठीक ठीक, अजय जी बोलिए आप। जी निरंजन जी एक सेकंड बस, एक कमेंट। मुझे लगता है राजावत जी, अशिका जी, मुझे लगता है राजावत जी यथार्थ से और वास्तविकता से परिचित नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं रोका है। जिन लाडली बहनों की आप बात कर रहे हैं, वो लाडली बहना हमारे लिए सम्मानीय है, और उन लाडली बहनों के अनवरत प्रत्येक माह की जो एक डेफिनेट तारीख होती है, उसको उनका जो सम्मान निधि हो जाती है। अजय जी मैं आपका कमेंट लूंगी, बस एक सेकंड। फरा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। फरा, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल है आम आदमी पार्टी? क्योंकि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो पहले 254 सीटों से आगे थे, अभी ये बढ़ चुका है, अभी वहां पर क्या हलचल? फरा जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, कभी पीछे कभी आगे, और अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो अभी दोबारा से जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए अर्ली ट्रेंड सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रोमिनेंट चेहरे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी शुरुआती तौर पर ये बड़ा झटका तो है, क्योंकि जिस तरीके के वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके के नहीं है। बीजेपी ऐसी ऐसी सीट पर बढ़त बना रही है जहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी। तो बहुत सारी जो अभी अर्ली जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं वो पीछे होते नजर आ रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि देखिए एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से बार बार कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, लेकिन सीटों की बात कोई भी नहीं कर रहा था, कोई भी सीटों के मार्जिन पे बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से अर्ली रुझान सामने आ रहे हैं, थोड़ी देर में हो सकता है कि स्थिति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। देखिए अगर हार के फैक्टर की बात करें या ये चेंजेस समझने की बात करें, तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार चुनाव प्रचार किया है और जो मुद्दे उठाए हैं, जिस तरीके से मुद्दों को गरमाया गया है, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, और जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल होके आए हैं, उसको लेकर भी अगर हम जनता की बात करें, और देखिए यहाँ पर महिला वोटर्स का भी एक बहुत अहम रोल है। वहीं अगर हम मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो वहां पे भी वोट डाइवर्जन है। देखिए वोटिंग परसेंटेज वैसे ही कम हुई है, इसलिए कोई भी सीट्स की बात नहीं कर रहा था। अगर सीट्स की बात, सब ये बात कर रहे थे कि हम पूरे कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका सामने नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी तरीके से जो सियासी समीकरण है वो बदल जाएगा, और दिल्ली में 27 साल के बाद जो है वो बीजेपी की सरकार आएगी। और ये झटका कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन साफ तौर पर जो मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर आगे जो मूवमेंट होगा उसके बारे में डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए हैं। पोद्दार साहब, दिल्ली की जनता ने वो समय भी देखा है जब वो सड़क पर निकलते थे तो इतना पॉल्यूशन होता था कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों का, कि लोगों के चेहरे पर कालिख जैसी जम जाती थी। फिर शीला दीक्षित आई, उन्होंने कुछ बदलाव किया, फिर उसके बाद कुछ बदलाव किया गया, सीएनजी की गाड़ियों को लाया गया, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज, फ्लाईओवर का सिटी बना दिया था शीला दीक्षित ने। वो जो काम शीला दीक्षित ने किया, संदीप दीक्षित हो या पार्टी के अन्य नेता हो, वो आगे ले नहीं जा पाए, उस बात को कैरिड अवे नहीं कर पाए। क्या वजह थी कि वो ये भुना नहीं पाए? क्या कांग्रेस की आपसी कलह थी, या कांग्रेस पार्टी को सेंटर की तरफ ध्यान करना पड़ा उस वक्त जब बीजेपी बूम करने लगी? फिर ये बातें आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी आई और उसने पूरा छीका ही छीन लिया। देखिए, आपकी अनुमति से मैं आपके प्रश्न का जवाब बाद में देता हूं। पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने पूछा कि वो जो योजनाएं हैं जिसको हम रेवड़ी संस्कृति बोलते हैं,
वो सारी की सारी योजनाएं, बल्कि सारी नहीं, उससे भी आगे बढ़ करके योजनाएं आपने घोषित कर दी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता लोगों को फिर धोखा देना चालू कर देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई दूसरा पिएगा तो आप कहेंगे कि ये तो मद्यपान कर रहा है, शराब पी रहा है, और आप अगर पद्मासन लगा करके सोमरस बोल करके पिएंगे तो वो अच्छी चीज हो जाती है। शराब शराब ही होती है, चाहे किसी भी परिस्थिति में और किसी भी विद्या में आप पिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपके लिए आप भी उसको रेवड़ी संस्कृति कहिए, आप खुल करके क्यों नहीं कहते कि भाई जिस प्रकार का युद्ध छिड़ गया है हमें उन्हीं हथियारों से लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक प्रकार की जो युद्ध नीति बना दी है, हमें भी उस नीति का अनुसरण करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों नहीं बोलते? जब आप कहते हैं कि हम ये कल्याणकारी योजना है, तो आप करें तो कल्याणकारी योजना, वो करें तो रेवड़ी संस्कृति। तो ये दोगला चरित्र या दोगली बातें किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे या कोई अन्य पार्टी करे। रही बात जो आपने प्रश्न किया था, अब उसका जवाब लीजिए। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, कांग्रेस विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व है, और जिस तरीके से जो जैसे हमारे यहां कहा जाता है ना कि जैसे अर्जंत वैसे ही फर्जंत, अगर केंद्रीय नेतृत्व वैसा होगा तो प्रदेश नेतृत्व अपने आप उसी ढाल में ढल जाएगा। आज कांग्रेस के पास क्या स्थिति है? आज कांग्रेस के पास केवल एक चुनाव चिन्ह है, बहुत सारे चुनाव कार्यालय हैं, एक इनके पास एआईसीसी है और उनके पास पीसीसी है, यानी कि हर एक प्रदेश की एक इनकी प्रदेश इकाई। उसके अलावा ना ये संगठन पे कोई काम कर रहे, ना इनका पता नहीं कौन इनका वार रूम में बैठता, कौन इनका। लीडरशिप को लेकर लेना चाहती हूँ अजय धवले जी, अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है तो क्या आप लोग ऐसे ही समय लगाएंगे जैसे बाकी राज्यों में लगाते आए मुख्यमंत्री चेहरे को फाइनल करने में? विपक्ष का यही आरोप है कि आप लोग जीत तो जाते हैं लेकिन आप लोग में जो है पेच फंस जाता है, मुख्यमंत्री कौन होगा, या सीधे हाईकमान पर बात होगी? अंशिका जी, पहले तो जो हमारे विद्वत साथी बैठे हैं राजा पोद्दार जी, उन्होंने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी राज्यों में सरकारें चल रही है वहां की योजनाओं का एनालिसिस कर ले, जो वास्तविक लाभार्थी होता है, जिसको उस लाभ की आवश्यकता है, उनको हमारी सरकार का लाभ पहुंचता है, बेनिफिशियरी हमारे वो होते हैं, ना कि हम रेवड़ी बांटने के कल्चर पर विश्वास रखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि देश में कुछ सशक्त करने की आवश्यकता है जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है। दूसरी जो आपने जो प्रश्न रखा कि क्या सरकार गठन में समय लगेगा, तो प्रत्येक विषय का चिंतन मंथन होने के बाद में हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक पारदर्शी प्रणाली है, उस लोकतांत्रिक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से संगठन विचार करता है कौन एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है जो संगठन को, सरकार को जो विकास की जो योजनाएं हम लोगों ने पिक्चराइज की है उसको गति दे सकेगा, जो विजन को जो संगठन का है उसको गति दे सकेगा। उन सारे निर्णयों के बाद में नेतृत्व ये निर्णय लेता है। नहीं, लेकिन निरंजन जी, आपको लगता है कि कितना आसान होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि ये तो सेंटर है, देश का सेंटर है और यहाँ पर थोड़ा पेच फंस सकता है? देखिए, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि जिस तरीके से इनको अगर आईना दिखाया जाए तो इनको ऐसा लगता है कि कोई इनका कुर्ता खींच रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली का ही ले लीजिए। अब दिल्ली में इन्होंने क्या घोषणा करी है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसके घर में 12,000 रुपए देंगे, पढ़ाई ये फ्री में करवाएंगे, इलाज ये फ्री में करवाएंगे, खाने के लिए 5 रुपए के अंदर ये अटल रसोई के अंदर खाना देंगे। उसके बाद में महिला गर्भवती हो, अगर शादी होगी तो उसके लिए 25,000 रुपये कन्यादान करेंगे। उसके बाद में 19,000 रुपये नहीं 21,000 रुपये ये महिला गर्भवती के टाइम पे देंगे। तो आदमी को कमाने की आवश्यकता क्या है? आदमी क्यों कमाएगा? आदमी तो खाली पौवा खरीदने के लिए कमाएगा। आपका मतलब यही है? इसको आप जन कल्याणकारी कह रहे हैं क्या? जन कल्याणकारी उसको कहते हैं कि आप लोगों को सशक्त बनाइए, आप इस योग्य बनाइए कि कोई व्यक्ति 20 रुपए यूनिट बिजली खरीद सकता है, आप इस योग्य बनाइए कि कोई आदमी 40 रुपए किलो का आटा खरीद सके, आप इस योग्य बनाइए कि कोई आदमी 100 रुपए पेट्रोल खरीद सके। आप उस आदमी को इतना सशक्त बनाइए, उस प्रकार की योजना लाइए कि हम लोगों को पढ़ाएंगे, हम लोगों को लिखाएंगे, हम उनको फैक्ट्री लगाने के लिए अनुदान देंगे, उनको उद्योग धंधा लगाने के लिए अनुदान देंगे। आप इस तरीके से आदमी को सशक्त बनाने पे अपनी योजनाएं लाइए। आप अगर देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं एक ही चीज बात बता रहा हूं कि मद्यपान होता है, चाहे उसको आप शराब पीना बोल दीजिए, चाहे उसको सुरा ग्रहण करना कह दीजिए, आप उसको संस्कृत में बोल दीजिए, उर्दू में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए, मगर आवाज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
देखिए इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है क्या? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था, और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी का ये कहना है कि जो अभी दिखाई दे रहे हैं रुझान, ये एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील हो जाएंगे चौथे राउंड की गिनती के बाद। देखिए कौन कितने वोटों से आगे है। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी पीछे चल रही हैं। बीजेपी के रमेश बिदूड़ी 1342 वोटों से आगे चल रहे हैं। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी अभी पीछे है। तो ये बड़ी बात है कि कालकाजी सीट और मुख्यमंत्री अभी पीछे चल रही है, जबकि रमेश बिदूड़ी आगे नजर आ रहे हैं। संदीप यादव आपसे एक कॉमेंट। मुख्यमंत्री अभी पीछे कि केजरीवाल जी भी पीछे थे और अभी वो आगे चल रहे हैं, तो वैसे आतिशी जी भी अभी पीछे है। जैसे जैसे थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, काउंटिंग बढ़ेगी, तो वैसे वो आतिशी भी सेफ जोन में आ जाएंगी। हमारे जितने बड़े चेहरे हैं सब जीत रहे हैं। ये एक तरह से बीजेपी की तरफ भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनके सारे बड़े चेहरे चुनाव हार रहे हैं। तो अभी जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे सब तस्वीर क्लियर हो जाएगी और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और ये बीजेपी के झूठे वादों को दिल्ली की जनता समझती है जी। और वो बहुत बेहतर जानती है कि ये लोग बस आएंगे और वादे करेंगे और भूल जाएंगे फिर इनकी, क्योंकि इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा तो है नहीं, एक ही चेहरा है इनके पास, मोदी जी। ठीक ऐसे ही जैसा कि आप बातें रख रहे हैं, आप जरूर पक्ष रख रहे हैं अपनी पार्टी का, लेकिन उतने उत्साह के साथ और उतनी तेजी के साथ नहीं रख रहे हैं। देखा ये जा रहा है शुरुआत से आप बहुत ही शांत तरीके से अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो बता देते हैं, जहां 70 सीटों पर 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए और 41 सीट पर बीजेपी जो कि बहुमत से भी आगे जा चुकी है। रुझानों में फिलहाल आंकड़ों में तब्दीली बहुत तेजी से आती है, जैसे कि हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नतीजे नहीं है, ये सिर्फ रुझान है और रुझानों में चर्चाएं संभवतः होती ही हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। इनसे बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और उसके बाद किस तरीके का नतीजा। सिद्धार्थ जी, लगातार काम किया कांग्रेस पार्टी ने और पिछले जो इलेक्शन रहे उनमें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की बहुत ही बड़ी भूमिका निकल कर आएगी दिल्ली इलेक्शन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुन रहा था जिसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है उनकी भी मैंने सुना। तो मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि जो बात चली है 2015 की कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के समय की, और शीला दीक्षित जी के समय पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो दिल्ली को एक नया रूप दिया गया, मेट्रो दी गई, कई ब्रिज दिए गए, पुल दिए गए। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय पे जो अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन पे कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जी के कंधे पे रखकर जो एक आम आदमी पार्टी बनी थी और जिस उद्देश्य से बनी थी लोकपाल बिल के लिए। एक अपडेट लेने के लिए हमें रचना का रुख करना होगा, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास सिद्धार्थ जी। इस वक्त रचना बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद है। रचना,